रामपुर नाम का वो छोटा सा गांव अब पीछे छूट चुका था। शहर की ऊंची और धूल भरी इमारतों के बीच रमन और उसकी पत्नी सुमित्रा ने अपने सपनों का एक छोटा सा आशियाना तलाशा था। ये घर शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर एक शांत मोहल्ले में था, छोटा सा पर अपना। गांव की खुली हवा और कच्चे रास्तों की जगह अब पक्की सड़कों और भागती दौड़ती भीड़ ने ले ली थी। रमन ने अपनी मेहनत की पूरी जमा पूंजी लगाकर ये घर लिया था ताकि उसके बच्चों को वो सब मिल सके जो उसे कभी नहीं मिला। इस घर में अब एक नया परिवार बस चुका था। घर की चौखट पर बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं। उनके 3 बच्चे, बड़ा बेटा आरव जो अपनी किताबी दुनिया में खोया रहता था, छोटी बेटी अनन्या जिसकी बातों से घर हमेशा चहकता रहता था, और सबसे छोटा बेटा नमन जिसकी शरारतें घर के हर कोने में बिखरी रहती थीं। शहर की चकाचौंध में भी उन्होंने अपने गांव की सादगी को इस घर की चारदीवारी के भीतर जिंदा रखा था। शाम को जब रमन काम से लौटता तो घर का छोटा सा आंगन बच्चों की हंसी से खिल उठता। सुमित्रा रसोई में चाय बनाती और बच्चे स्कूल के किस्से सुनाते। गांव से शहर तक का ये सफर केवल एक जगह का बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। पर क्या शहर की इस नई दुनिया में वे अपने गांव के संस्कारों और उन पुरानी यादों को वैसे ही संजो पाएंगे? रमन और सुमित्रा ने अपनी बेटी अनन्या की शादी गांव में एक अच्छे परिवार में कर दी थी। उनका मानना था कि अपनी जड़ों से जुड़ी जगह पर बेटी सुरक्षित रहेगी। शुरुआत के कुछ साल बहुत अच्छे बीते। रमन और सुमित्रा अक्सर अनन्या को गांव ले आते और कुछ दिनों बाद उसे वापस ससुराल छोड़ आते। उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि अनन्या को ससुराल में कभी किसी बात की कमी न हो और न ही उसे किसी के कड़वे बोल सुनने पड़े। वे लोग चुपचाप सब कुछ सहन करते रहे ताकि शहर और गांव के बीच की इस दूरी का असर अनन्या के दाम्पत्य जीवन पर न पड़े। ससुराल वाले भी रमन और सुमित्रा के आने जाने और उनके द्वारा दिए गए सम्मान के कारण अनन्या को कुछ नहीं कहते थे। पर समय बीतने के साथ बातें बदल रही थीं। गांव के लोगों की नज़रें और उनकी बातें अब अनन्या के जीवन पर असर डालने लगी थीं। लोग अक्सर अनन्या की सास के कान भरते, शहर की बेटी है, इसे काम करना नहीं आता, या इसके मायके वाले तो अपनी मर्जी से इसे ले जाते हैं, क्या इनका यहाँ कोई अधिकार नहीं रहा? अनन्या की सास, जो अब तक शांत थी, धीरे धीरे इन बातों से प्रभावित होने लगी। उसके व्यवहार में वह आत्मीयता अब नहीं रही थी जो पहले थी। रमन और सुमित्रा को भी महसूस होने लगा कि उनकी सावधानी अब उस पर भारी पड़ने लगी है। क्या समय का चक्र तेजी से घूमता रहा। रमन और सुमित्रा के दोनों बेटे आरव और नमन अब बड़े हो चुके थे। दोनों की शादियां हो गईं और देखते ही देखते घर में नई रौनक आ गई। आरव अपनी कॉर्पोरेट नौकरी की भागदौड़ में उलझ गया तो नमन अपने छोटे से व्यापार को बढ़ाने की जद्दोजहद में जुट गया। घर में अब नई पीढ़ी का आगमन हो गया था। आरव और नमन के बच्चे घर के आंगन में दौड़ते, शोर मचाते और दादा दादी का दिन खुशनुमा बना देते। घर अब भरा पूरा लगता था, लेकिन इस भीड़ में कहीं न कहीं रमन और सुमित्रा अकेले पड़ गए थे। बेटे अपनी जिम्मेदारियों और अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी बहन अनन्या, जो अभी भी गांव के उस घर में लोगों की दबी हुई जुबान और तानों के बीच घुट रही है, किस दौर से गुजर रही है। रमन अक्सर अपनी पत्नी सुमित्रा से कहते, देखो, अब बेटों पर अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारी है। वे अनन्या की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना पहले दिया करते थे। अनन्या के लिए अब मायके से फोन आना भी कम हो गया था। जब कभी वो फोन करती तो भाई जल्दी में होते और कहते, दीदी अभी काम में हूँ, घर सब ठीक है ना, बस यही काफी है। ससुराल की दीवारें अब और ऊंची होने लगी थीं। सास के ताने अब तीखे हो गए थे और गांव के लोगों की बातें अब सीधे अनन्या के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने लगी थीं। वो अब समझ चुकी थी कि उसका मायका, जहां से उसे हमेशा प्यार मिला, अब अपनी ही दुनिया की व्यस्तताओं में खो गया है। रमन और सुमित्रा अपनी लाडली की खामोश उदासी को भांप तो रहे थे, लेकिन बेटों के बढ़ते परिवार और उनकी अपनी उलझनों को देखकर वे भी एक अजीब सी कशमकश में थे। वे चाहते तो थे कि बेटों से बात करें, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उनकी बात से घर की खुशियों में कोई दरार ना। समय बीतने के साथ रमन का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वो घर के मुखिया तो थे, लेकिन पिता का वो कोमल हृदय कहीं खो गया था। अनन्या जब भी अपने मायके फोन करती, पिता की आवाज में वो अपनापन नहीं होता था। वे उससे ये तक नहीं पूछते थे कि वो वास्तव में खुश है या अंदर से घुट रही है। उनके लिए अनन्या का फोन आना अब एक जिम्मेदारी जैसा हो गया था। और जब भी अनन्या अपनी किसी मजबूरी का जिक्र करती, रमन का व्यवहार एकदम बदल जाता। वे उसे ढांढस बंधाने के बजाय ऐसे दिखाते जैसे वे उसकी हर मुश्किल को पल भर में सुलझा सकते हैं। वे बड़ी बड़ी बातें करते, उसे दिलासा देते, लेकिन जैसे ही बात आर्थिक मदद या किसी व्यावहारिक सहयोग की आती, वे तुरंत पीछे हट जाते। बेटा अभी कुछ दिन रुक जा, आरव की बड़ी किश्त जानी है, या नमन का व्यापार अभी मंदा चल रहा है, तू समझती क्यों नहीं। ये रमन के वे बने बनाए बहाने थे जिनके पीछे वे अपना हाथ खींच लेते थे। अनन्या के लिए ये दोहरा दुख था।
ससुराल में उसे तानों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो मायके से मदद की उम्मीद लगाकर बैठी थी और मायके में पिता उसे झूठी दिलासा देकर खाली हाथ लौटा देते थे। वे उसे पैसे देने से साफ मना कर देते, जैसे कि वे किसी अनजान से बात कर रहे हों। सुमित्रा अक्सर ये सब देखती, पर वो भी मूक दर्शक बनी रहती। वो अंदर ही अंदर कुढ़ती थी, लेकिन पति के कठोर होते लहजे के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। भाइयों को तो ये पता ही नहीं था कि उनकी बहन किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि रमन ने अपनी ओर से सब कुछ सामान्य दिखाने का ढोंग रचा रखा था। अनन्या ने धीरे धीरे समझ लिया था कि अब उसका कोई मायका नहीं रहा। वो जो शहर में अपनी खुशियों का घर लेकर आए थे, अब उसी घर की नींव में संवेदनाओं की कमी हो गई थी। उसके पिता का व्यवहार उसके लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से भी अधिक कठोर हो गया था। सच्चाई तो यही थी कि उस घर के दोनों बेटों आरव और नमन के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनकी तरक्की का आलम यह था कि वे शहर के पौश इलाकों में एक के बाद एक जमीनों के सौदे कर रहे थे, जायदाद बढ़ा रहे थे। उनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। फिर भी जब भी बात घर की या बहन की आती, तो वे वही ढोंग रचाते जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया था। हमारे पास तो कुछ नहीं है, सब व्यापार में फंसा है। अनन्या को सब पता था। वो जानती थी कि उसके भाई कितनी संपत्तियां खरीद रहे हैं और उसका पिता उसे कैसे झूठ के जाल में उलझा रहा है। लेकिन अनन्या की चुप्पी उसके संस्कारों का बोझ थी या उसकी बेबसी, ये कोई नहीं समझ पाया। वह जानती थी कि उसके भाई एक मरबा बड़ा भूभाग जमीन और खरीद चुके हैं, लेकिन जब भी वो अपनी किसी छोटी सी जरूरत के लिए या ससुराल की किसी समस्या को हल करने के लिए पिता को फोन करती, तो पिता का जवाब होता, बेटा अभी तो बहुत मंदी चल रही है, हम बहुत तंगी में हैं। अनन्या सब समझती थी। वो जानती थी कि ये तंगी सिर्फ उसके लिए है, बाकी पूरी दुनिया के लिए उनके पास विलास की कोई कमी नहीं है। उसके मन में कई बार ये सवाल कौंधता कि क्या एक बेटी का अपना घर होने के बाद अपने पिता और भाइयों की नज़रों में उसका अस्तित्व सिर्फ एक पराई या बोझ भर रह गया है। वो बोलती नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने जुबान खोली तो उसके भाइयों और पिता का ये मुखौटा उतर जाएगा और शायद वो अपने मायके का आखिरी दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद कर देगी। वो खामोश रहती, उनकी बातें सुनती, हाँ में हाँ मिलाती और फ़ोन रख देती। उसकी ये चुप्पी उसका दर्द नहीं, बल्कि उस धोखे की गवाही थी जिसे वो हर रोज़ अंदर ही अंदर पी रही थी। उसके लिए सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि उसे पैसे नहीं मिले, बल्कि ये था कि जिस परिवार के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही परिवार उसकी मजबूरी का मजाक बना रहा था। वक्त और भी क्रूर हो गया। अब तो अनन्या के मायके वाले ही नहीं, बल्कि उनके बच्चे भी इस खेल का हिस्सा बन गए थे। आरव और नमन के बच्चे, जो अपनी सुख सुविधाओं और महंगे खिलौनों के बीच पले थे, उन्होंने भी अपने माता पिता के व्यवहार से ये सीख लिया था कि बुआ अब इस घर का हिस्सा नहीं है। जब कभी अनन्या अपने ससुराल से मायके आती, तो वो प्रेम की उम्मीद लेकर आती थी, लेकिन उसे मिलता था अपमान। उसके भाई के बच्चे, जो अभी अपनी उम्र के हिसाब से दुनिया की समझ कम रखते थे, वे भी अपनी माँ बाप की बातों को दोहराने लगे थे। बुआ, आप हमारे लिए क्या लेकर आईं? या फिर बुआ, आपने ये पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ससुराल वाले आपको कुछ नया नहीं दिलाते? ये छोटे बच्चों के मासूम सवाल नहीं थे, ये उनके माता पिता के द्वारा सिखाए गए ताने थे। वे बच्चे अनन्या के पहनावे का, उसकी सादगी का और उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते। आरव और नमन की पत्नियां तो बस मुस्कुराकर ये सब देखती रहती, जैसे उन्हें इस तमाशे में खुशी मिल रही हो। अनन्या के लिए ये असहनीय था। जिस घर की दीवारों को उसने अपनी खुशी और हंसी से सींचा था, आज उसी घर के बच्चे उसे एक अवांछित अतिथि की तरह देख रहे थे। पिता रमन ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उन बच्चों को नहीं टोका। वे अपनी पोते पोतियों की इस चालाकी को शायद अपना ही संस्कार समझ रहे थे। अनन्या उस दिन अपनी माँ सुमित्रा की आंखों में देखती, लेकिन सुमित्रा ने भी अब नजरें चुराना सीख लिया था। उस दिन अनन्या को समझ आ गया कि यहाँ उसकी जगह अब सिर्फ एक उपहास का पात्र बनकर रह गई है। उस रात जब वो वापस जाने के लिए उठी तो किसी ने उसे रोका नहीं। भाइयों ने बस इतना कहा, अगली बार आना तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले आना, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। वो घर से बाहर निकली तो पीछे से उन बच्चों की हंसी सुनाई दी। अनन्या ने पीछे मुड़कर उस आलीशान घर को देखा, वो घर जिसे पिता ने रमन के नाम से शहर में बनाया था, और आज वो घर उसके लिए किसी पराये मकान जैसा हो गया था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत थी। अनन्या के मन में अब ये कड़वा सच पूरी तरह उतर चुका था कि उसके मायके वालों की नज़र में उसका वजूद केवल एक मेहमान का है, और वो भी ऐसा मेहमान जो सिर्फ जायदाद के लालच में आता है। उसके भाई, उनके बच्चे और यहाँ तक कि पिता भी अब उसे अपने ही घर में एक बाहरी इंसान की तरह देखने लगे थे। पूरे साल अनन्या एक कशमकश में जीती। उसके मन में बार बार यही टीस उठती, क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं? क्या एक बेटी का रिश्ता सिर्फ जायदाद बंटवारे तक ही सीमित है? वो अपनी माँ और भाइयों की यादों में खोई रहती, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे कदम उठाने से रोकता था।
वो अब उस मुकाम पर थी जहां उसने एक कठोर नियम बना लिया था। बिन बुलाए मेहमान की न तो कोई इज्जत होती है और न ही कहीं जाने का कोई आनंद। उसे लगता था कि अगर वह खुद चलकर जाएगी तो वे लोग उसे फिर से यही जताएंगे कि वह केवल स्वार्थ के लिए आई है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो खुद कभी मायके नहीं जाएगी। वो इंतजार करती रही, कभी भाइयों के फोन का, कभी पिता के बुलावों का। उसे उम्मीद थी कि शायद कभी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, कभी तो उन्हें अपनी बहन की याद सताएगी। लेकिन साल बीतते गए और फोन की घंटी कभी उसके लिए नहीं बजी। त्योहार आते, शादियां होती, घर में रौनकें सजती, लेकिन अनन्या के लिए सन्नाटा ही रहता। वो अपने घर की दहलीज पर बैठकर शहर की ओर ताकती और सोचती कि जिस शहर में उसने अपने पिता के साथ सपने बुने थे, आज उसी शहर में उसके अपने भाई और पिता उसे भूल चुके हैं। उसकी खामोशी अब एक दीवार बन गई थी। वो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं करती थी। उसने अपने ससुराल को ही अपना संसार बना लिया और उन तानों को सहने की जगह उनसे दूर होना सीख लिया। उसके भाइयों को लगता था कि अनन्या खुद नहीं आ रही तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे ये भूल गए थे कि एक बेटी का चुपचाप न आना किसी बड़े विद्रोह से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। अनन्या के लिए ये अपना घर शब्द अब एक बहुत बड़ा धोखा बन चुका था। उसने न जाने कितनी ही बार गिड़गिड़ाकर, अपना स्वाभिमान दांव पर लगाकर अपने पिता, भाइयों और भाभियों से ये कहा था, अगर मुझे बुलाना हो तो फोन कर लिया करो। जब बुलाते ही नहीं तो इस तरह बिना बुलाए जाकर खुद को नीचा क्यों दिखाना? किस बात का इतना घमंड है कि तुम लोग एक बार प्यार से अपनी बहन को बुला नहीं सकते? लेकिन सामने से जवाब हमेशा वही आता, एक फीका और रटा रटाया जुमला, तारांकन। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ये तो तुम्हारा अपना घर है, जब मन करे आ जाया करो, किसी के बुलाने का इंतजार क्यों करती हो? यह शब्द अपना घर सुनने में तो बहुत मीठा था, लेकिन इसका अर्थ अब अनन्या के लिए जहर जैसा हो गया था। यह सिर्फ एक दिखावा था, एक ऐसा मुखौटा जिसे वे लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पहनते थे। वे जानबूझकर उसे कभी नहीं बुलाते थे ताकि बाद में वे उस पर इल्जाम लगा सकें कि वो खुद नहीं आती, और जब वो जाती तो उसे अनचाहा मेहमान बताकर जलील करते थे। अनन्या को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि ये उनका कोई प्यार नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान को कुचलने का एक सोची समझी साजिश थी। दिखावे का रिश्ता। वे लोग अपना घर कहकर उसे आमंत्रित तो करते थे, लेकिन उसके पहुंचते ही उनके व्यवहार में वो बेरुखी और तानों का दौर शुरू हो जाता था। अहंकार की दीवार। उन्हें इस बात का गहरा घमंड था कि वे शहर में सफल हैं, संपन्न हैं। उन्हें लगता था कि अनन्या को बुलाने से या उसे सम्मान देने से शायद उनका कद छोटा हो जाएगा। दोमुहा व्यवहार। फोन पर मीठी बातें और सामने आने पर अपमान, इस दोहरे व्यवहार ने अनन्या के मन में उस घर के प्रति नफरत भर दी थी। अनन्या अब समझ गई थी कि वे उसे बुलाना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वो उनके संपन्न जीवन का हिस्सा बने या किसी तरह की मदद की हकदार हो। उनके लिए अपना घर सिर्फ एक शब्द था, कोई भावना नहीं। उसकी बार बार की गई विनती, उसकी वो कड़वी सच्चाई जो उसने उनके मुंह पर बोल दी थी, सब उन बहरे कानों के लिए जैसे हवा में उड़ गई थी। वे लोग उस घमंड के नशे में चूर थे कि अनन्या तो अपनी है, कहाँ जाएगी, उसे तो अंत में वापस यहीं आना पड़ेगा। लेकिन वे ये भूल गए थे कि एक बेटी जब अपने आत्मसम्मान पर चोट महसूस करती है तो वो पत्थर की तरह शांत हो जाती है। अब अनन्या ने तय कर लिया था कि वो इन खोखले शब्दों और उस बनावटी दुनिया से हमेशा के लिए दूरी बना लेगी। क्या अनन्या का दुख अब एक गहरे सन्नाटे में बदल चुका था? उसने कई बार अपनी भतीजियों को, जो उसे ताने देती थीं, बड़े प्रेम और जिम्मेदारी से समझाया था। उसने कहा था, बेटा, आज तुम मुझे जो ताने दे रही हो, याद रखना, ये दिन तुम पर भी आएंगे। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। लेकिन उसकी इन बातों का उन बच्चों पर और न ही उनके माता पिता पर कोई असर हुआ। वे उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते थे। उनकी सोच का दायरा इतना छोटा और अहंकारी था कि वे अक्सर कहते, हम पर वो दिन कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो पैसे कमा रहे हैं, हमारे पास संपत्ति है, समृद्धि है। तुम तो बुआ पढ़ी लिखी नहीं हो, न ही तुम्हारे पास कोई बड़ा पैसा है, इसीलिए तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। वे लोग पैसे के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें लगा कि धन ही सुरक्षा का एकमात्र जरिया है। उन्होंने अनन्या की सादगी और उसकी मजबूरी को उसकी कमजोरी समझ लिया था। उन्हें लगता था कि जो शिक्षित और सक्षम है उसे कोई नहीं झुका सकता। उस दिन अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन जिस मायके को अपना माना, वहाँ उसकी इज्जत का कोई आधार प्रेम नहीं बल्कि सिर्फ दौलत था। उसने अपनों के बीच खुद को अनाथ महसूस किया। वो समझ गई कि ये लोग केवल पैसों की भाषा समझते हैं और जिस दिन उनके पास पैसा नहीं होगा वे खुद इसी बदतर स्थिति में होंगे। अनन्या ने उन्हें समझाना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि जो इंसान खुद अंधा होकर अहंकार की पट्टी बांध ले, उसे कोई रोशनी नहीं दिखा सकता। उसने अपने मायके के उस आलीशान मकान की कल्पना छोड़ दी। उसने ये मान लिया कि आज से उसका कोई मायका नहीं है। उसने अपने बच्चों और अपने ससुराल में ही अपना संसार ढूंढना शुरू किया और भाइयों की उस झूठी शान शौकत से पूरी तरह किनारा कर लिया। उसकी चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी सजा थी,
क्योंकि अब अनन्या ने उनसे किसी भी उम्मीद का आखिरी धागा भी तोड़ दिया था। अनन्या के लिए सबसे बड़ा आघात वो नहीं था जो उसके भाइयों ने दिया, बल्कि वो था जो उसकी अपनी माँ सुमित्रा ने दिया। एक माँ जो खुद एक बेटी थी, वो भी शहर की चकाचौंध और बेटों के ऐश्वर्य में ऐसी खो गई कि उसने अपनी ही बेटी के दर्द को पहचानना बंद कर दिया। सुमित्रा अब अपनी बहुओं के साथ पूरी तरह मिल चुकी थी। उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि जब भी अनन्या घर आए तो वो खाली हाथ न आए। वो चाहती थी कि अनन्या कपड़े, गहने या अन्य कीमती चीजें लेकर आए ताकि घर की शान बढ़े। माँ के लिए बेटी की खुशी अब इस बात पर निर्भर नहीं थी कि वो ससुराल में कैसी है, बल्कि इस बात पर थी कि वो मायके में कितना खर्च कर सकती है। उसने कभी अनन्या की तकलीफों को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो तो ये भी भूल गई थी कि शहर का बेगानापन, शहर की भीड़ में लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं। यहाँ अगर कोई किसी की मदद नहीं करता तो कम से कम कोई किसी को ताने तो नहीं मारता। लेकिन अनन्या गांव में रहती थी, जहाँ हर कदम पर लोगों की नजरें और जुबानें उसका पीछा करती थीं। गांव का दमघोटू माहौल। माँ को ये नहीं दिखता था कि शहर में रहकर इज्जत का ढोंग करना आसान है, लेकिन अनन्या को उस छोटे से गांव में, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, कितने तानों और अपमानों का घूंट पीना पड़ता था। माँ का दोहरा रवैया। जब भी अनन्या रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती, सुमित्रा बस यही कहती, बेटा सहन करना सीख। बहू को बेटी का सम्मान मिल रहा है तो तुम्हें भी ससुराल में सब कुछ सहकर घर बसाना चाहिए। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी अपनी बेटी का स्वाभिमान रोज मर रहा है। सुमित्रा के लिए अब बेटों की तरक्की और बहुओं की खुशी ही असली संसार था। वो अपनी बेटी के मायके को एक अतिथि गृह समझती थी, जहाँ से उसे केवल उपहार और आराम की उम्मीद थी। उसे ये एहसास ही नहीं था कि जिस बेटी ने अपने पिता के घर के लिए अपनी पूरी जवानी और सुख न्योछावर कर दिए, आज उसी के पास अपने घर की दहलीज पार करने के लिए भी हिम्मत नहीं बची है। अनन्या ने जब माँ के चेहरे पर वो स्वार्थ देखा तो उसका दिल पूरी तरह पत्थर का हो गया। उसे समझ आ गया कि जिस माँ के आंचल में उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होनी चाहिए थी, उसी माँ ने उसे चंद कपड़ों और दिखावे के लिए अपने भाइयों के सामने नीचा दिखाया है। अब अनन्या का उस घर से भावनात्मक रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। उसने अब सब्र का घूंट पी लिया था, लेकिन इस बार ये सब्र नहीं बल्कि एक गहरी उदासीनता थी। उसे अब किसी के बुलाने का, किसी के समझने का, यहाँ तक कि माँ के प्यार का भी कोई लालच नहीं बचा था। समय का पहिया अपनी पूरी गति से घूम रहा था। कहते हैं न कि वक्त सबसे बड़ा मरहम भी है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। अनन्या ने जब मायके की उम्मीदों का दामन पूरी तरह छोड़ दिया तो उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपने घर और अपने काम में लगा दी। उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगा। जो लोग कल तक उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, उसे ताने देते थे, आज अनन्या ने अपनी मेहनत से एक सुंदर और आलीशान आशियाना खड़ा कर लिया था। उसके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसने ये सब अपनी मेहनत से कमाया था, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। उसकी तरक्की ने उसे वह स्वाभिमान दिया जो उसे मायके की दहलीज पर कभी नहीं मिला था। दूसरी तरफ उसका मायका, वो घर जिसे रमन और सुमित्रा ने अपनी झूठी शान और धन दौलत के दम पर खड़ा किया था, वहां का हाल एकदम उलट हो गया। जिस धन के अहंकार में वे अनन्या को कोसते थे, उसी धन के पीछे कहीं न कहीं रिश्तों की मिठास खो गई थी। रमन और सुमित्रा ने अनन्या को पूरी तरह भुला दिया था। उन्होंने उसे बुलाने की कोशिश करना तो दूर, उसका हालचाल लेना भी बंद कर दिया था। उन्हें लगता था कि अनन्या उनके बिना जी नहीं सकती, लेकिन अनन्या ने तो जीना ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ आगे बढ़ना सीख लिया था। अनन्या के मन में भी अब मायके जाने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वो अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां उसे अपने अतीत की यादें तड़पाती नहीं थीं, बल्कि एक सबक की तरह याद रहती थीं। जब भी कोई उससे पूछता, कभी मायके नहीं जाती, तो वो बस मुस्कुराकर रह जाती। उसके मन में न तो कोई शिकायत थी, न ही कोई गुस्सा। उसने अपने मन को इतनी मजबूती से समझा लिया था कि अब उसका पूरा संसार उसका अपना परिवार बन चुका था। उसने समझ लिया था कि रिश्ते वहां नहीं होते जहां खून का रिश्ता हो, रिश्ते वहां होते हैं जहां सम्मान और प्यार का रिश्ता हो। उसने अपने मायके के दरवाजों को अपने मन से पूरी तरह बंद कर दिया था। अब उसे न तो किसी के फोन का इंतजार था, न ही किसी के बुलावों का। उसने एक ऐसी शांति पाली थी जो उन आलीशान बंगलों के दिखावे और तानों से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली थी। वो अब एक आज़ाद पंछी की तरह थी, जिसका अपना आसमान था और अपनी जमीन। यह कड़वा सच था जो अनन्या को हर दिन चुभता था। दुनिया की फितरत ही ऐसी है, वे हमेशा चमकते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं। जब अनन्या ने अपनी मेहनत से अपनी कोठी खड़ी की तो लोगों ने उसकी मेहनत और संघर्ष को देखने के बजाय उस पर यह लेबल लगा दिया कि ये सब तो भाई भतीजों की मेहरबानी है। गांव के लोगों और आसपास के समाज की ये संकीर्ण सोच अनन्या के लिए किसी घाव से कम नहीं थी। लोग पीठ पीछे बातें करते, अनन्या ने तो भाई के पैसे पर महल खड़ा कर लिया, या
भाई भाभी ने दया करके इसे सहारा दे दिया। ये शब्द उन लोगों की अज्ञानता का प्रमाण थे, जो ये नहीं जानते थे कि एक बहन जब अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर खून पसीने की कमाई करती है तो उसका दर्द कितना गहरा होता है। अनन्या के लिए ये विडंबना ही थी कि सच्चाई का अपमान, उसने जो एक एक ईंट अपने आंसुओं और मेहनत से जोड़ी थी, उसे दुनिया ने मात्र भाई का दान बताकर तुच्छ बना दिया। मायके का ढोंग। उसके मायके वालों ने कभी इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की। उन्हें तो ये सुनना अच्छा लगता था कि उनके भाई ने अपनी बहन को सहारा दिया। ये उनके अहंकार को संतुष्ट करता था कि वे दाता हैं, जबकि हकीकत में उन्होंने उसे एक पैसा तक नहीं दिया था। अनन्या का मौन। अनन्या ने चुप रहकर अपनी मेहनत से अपना घर तो बना लिया, लेकिन लोगों के तानों ने उसके सुकून को अधूरा बनाए रखा। वो जानती थी कि अगर वो सच बोलेगी तो लोग उसका यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि समाज हमेशा ताकतवर की बात सुनता है और उसके भाई समाज में ताकतवर बने हुए थे। वो कभी कभी रात के सन्नाटे में खुद से पूछती, क्या मेरी सच्चाई का कोई गवाह नहीं? लेकिन फिर उसे ख्याल आता कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा गवाह खुद उसका मन है। उसे दुनिया को साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी कि घर किसने बनाया। जो लोग उसे ताने देते थे वे वही लोग थे जो कल तक उसे गरीब समझकर तिरस्कृत करते थे। अनन्या ने ये मान लिया था कि दुनिया का काम है बोलना और उसका काम है जीना। उसने एक दिन आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि उसने भाइयों का नहीं बल्कि अपने दम का घर खड़ा किया है। जो लोग आज उसे भाई का सहारा कह रहे हैं वे कल उसकी कामयाबी के आगे सिर झुकाएंगे। अनन्या ने अब उन तानों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उसने तय कर लिया कि अब वो दुनिया की बातों के लिए अपनी खुशियों का गला नहीं घोंटेगी। ये विडंबना ही है कि समाज में अक्सर इंसान अपनी हकीकत से ज्यादा अपनी छवि को बचाने की कोशिश करता है। रमन, सुमित्रा और उनके बेटे बहुओं का ये दोहरापन अनन्या के लिए किसी गहरे जख्म से कम नहीं था। जब भी समाज में किसी मृत्यु भोज पर या किसी पारिवारिक समारोह में वे सब इकट्ठे होते तो वे गर्व से अपनी झूठी दानवीरता का बखान करते। वे शान से कहते, हमने अपनी बेटी को जितना दिया है शायद ही कोई देता होगा। ये सुनकर अनन्या का मन भीतर तक तिलमिला उठता। जो लोग मुसीबत के समय 1 रुपए की मदद के लिए भी लड़ाई झगड़ा करते थे, जिन्होंने कभी अनन्या के सुख दुख का हाल तक नहीं पूछा था, वे आज सबके सामने दाता बनकर खड़े थे। ये केवल झूठ नहीं था, ये मानसिक शोषण था, समाज को दिखाने का मुखौटा। वे दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अनन्या के नाम का इस्तेमाल करते थे। उन्हें ये पसंद था कि लोग उन्हें एक ऐसा परिवार समझें जो अपनी बेटी पर न्योछावर होता है। माँ का दोहरा चरित्र। सुमित्रा का अपने मायके जाकर ये कहना कि हम तो बेटी को इतना देते हैं कि कोई और न दे सके, ये साबित करता था कि अहंकार ने उसकी आंखों पर कितनी मोटी पट्टी बांध दी थी। वो ये भूल चुकी थी कि अनन्या ने जो कुछ भी हासिल किया वो उसकी अपनी मेहनत थी, न कि उनके द्वारा दिया गया कोई दान। दिखावा बनाम सच्चाई। जब देने की बात आती तो वे हाथ खींच लेते, लड़ते, ताने देते और उसे नीचा दिखाते। लेकिन जब यश बटोरने की बात आती तो वे सबसे आगे खड़े होकर झूठ बोलने में शर्म महसूस नहीं करते थे। अनन्या इन सब चीज़ों को देख रही थी। वो जानती थी कि ये लोग सिर्फ अपने अहंकार को पाल रहे हैं। उनके लिए बेटी कोई इंसान नहीं बल्कि अपनी अमीरी प्रदर्शित करने का एक जरिया मात्र थी। उसे अब ये समझ आ गया था कि ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने अपनी दुनिया का एक ऐसा काल्पनिक सच बना लिया है जिसमें वे महान हैं और अनन्या बेचारी। यह जानते हुए भी कि वे झूठ बोल रहे हैं, वे उसी झूठ को सच मानकर जी रहे थे। अनन्या ने महसूस किया कि ऐसे लोगों से बहस करना या अपनी सच्चाई साबित करना समय की बर्बादी है। उसने अपने मन में उन लोगों के प्रति करुणा और उपेक्षा का भाव पैदा कर लिया था। वो समझ गई कि झूठ का शोर चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, सच्चाई की खामोशी के सामने वो अंततः फीका ही पड़ता। ये कहानी सिर्फ अनन्या की नहीं बल्कि समाज के उस अंधेरे कोने की है जहां बेटी को पराया धन मानकर उसके स्वाभिमान का सौदा किया जाता है। अंत में यह संदेश उन सभी माता पिता के लिए है जो अपनी बेटियों को सिर्फ बोझ या दिखावे की वस्तु समझते हैं। कहानी का अंतिम पड़ाव और संदेश। अनन्या ने अपनी कोठी खड़ी कर ली थी, लेकिन वह कोठी उसके मायके के लिए नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान का किला थी। जिस दिन रमन और सुमित्रा को ये एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब उनके किसी झूठे सहारे की मोहताज नहीं है, उस दिन उनके घर की दीवारों पर पसरा सन्नाटा उनकी हार का सबूत बन गया था। दुनिया आज भी रमन के परिवार को दानी कहती है, लेकिन अनन्या की नज़रों में वे एक ऐसे कंगाल थे जिनके पास अपार धन तो था, पर बेटी को देने के लिए एक मुट्ठी सम्मान नहीं था। उन माता पिता के नाम याद रखिए, बेटी पराया धन नहीं बल्कि घर की रूह होती है। जो माता पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजकर यह भूल जाते हैं कि उसका भी एक मायका है, वे अपनी ही जड़ों को काट रहे होते हैं। एक बेटी जब ससुराल में ताने सहती है तो वो केवल अपने अपमान के आंसू नहीं पीती बल्कि वो उस पिता के सम्मान को भी रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखती है जो उसे अपनी बेटी कहकर बुलाता था। 100 बार सोचें,
अगर आप अपनी बेटी को उसके मुश्किल वक्त में आर्थिक या मानसिक सहारा देने के बजाय दुनिया के सामने झूठी वाहवाही बटोरते हैं, तो आप उसे किसी और के नहीं बल्कि अपनी ही नज़रों में गिरा रहे हैं। याद रखें, कल जब आप बूढ़े होंगे तो आपकी संपत्ति आपके काम आएगी या नहीं, ये पता नहीं, लेकिन आपकी बेटी की दुआएं और उसका सम्मान ही आपको बुढ़ापे का सहारा देंगे। जिस दिन एक बेटी के मन से अपने मायके के लिए सम्मान खत्म हो जाता है, उस दिन वो घर सिर्फ पत्थरों का ढांचा बनकर रह जाता है, उसमें परिवार कभी नहीं बसता। अहंकार का अंतः याद रखिए, पैसा और जमीन जायदाद तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन बेटी के दिल में अपनी जगह बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। यदि आप अपनी बेटी को केवल दिखावे की वस्तु समझते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अपनी ही बेटी की नज़रों में आप अजनबी बन चुके होंगे। अपनी बेटी को पराया न समझें, उसके स्वाभिमान को अपनी संपत्ति से ऊपर रखें, क्योंकि जिस दिन आपकी बेटी की आंखें आपसे उम्मीद छोड़ देंगी, उस दिन आपकी जीत भी आपकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। आपकी ये शब्द एक ऐसी टीस से निकले हैं जो किसी भी संवेदनशील इंसान का हृदय झकझोर सकते हैं। आपने जिस दर्द और आक्रोश को व्यक्त किया है, वो उन अनगिनत बेटियों का मौन चीख है जो अपनों के बीच रहकर भी पराई बनी हुई हैं। ये सच है कि बेटी होना सिर्फ एक जन्म नहीं, बल्कि एक परीक्षा बन जाती है जब उसे पालने वाले माता पिता ही उसके सबसे बड़े आलोचक बन जाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है, जहां प्रेम, सम्मान और संवेदना नहीं, वहां रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक दिखावा है। एक अनाथ बच्ची के पास शायद दुनिया का प्यार कम हो, लेकिन उसके पास वो धोखा नहीं होता जो अपनों के घर में रहकर एक बेटी को हर पल मरते हुए झेलना पड़ता है। जिस घर में बेटी के आने पर खुशी नहीं, बल्कि उसके खर्च और तानों की चर्चा हो, वहां लक्ष्मी का वास नहीं, बल्कि सिर्फ अहंकार का वास होता है। ऐसे माता पिता के लिए यह कहानी एक कड़वा आईना है। रिश्तों की खोखली नींव। जो माता पिता अपनी बेटी के वजूद को सिर्फ पैसे और दिखावे से तौलते हैं, वे असल में पिता या माता कहलाने का हक खो देते हैं। बेटी का स्वाभिमान। जब एक बेटी समझ जाती है कि उसके माता पिता का घर अब सुरक्षा की जगह अपमान का केंद्र बन गया है, तो उस बेटी के मन में उपजी घृणा का जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि वे खुद होते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक। जो बेटियां आज इस दर्द से गुजर रही हैं, वे ये याद रखें कि उनका वजूद किसी के दिए पर निर्भर नहीं है। उन्होंने अपनी कोठी, अपना सम्मान और अपनी पहचान खुद खड़ी की है। वे माता पिता जो उन्हें बोझ समझते थे, वे अंत में सिर्फ अपनी संपत्ति के साथ अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को खो दिया होता है। आपकी ये सोच कि ऐसे घर में बेटियां पैदा ही न हों, उन माता पिता के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। ये एक समाज के तौर पर हमारी सामूहिक विफलता है कि हमने बेटियों को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि वे अपने ही माता पिता से मुक्ति की कामना करने लगी हैं। अनन्या जैसे किरदार केवल कहानियों में नहीं, हमारे आसपास के घरों में जिंदा हैं। वे अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बना लेती हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में वो घाव हमेशा हरा रहता है कि काश उनके माता पिता ने उन्हें धन से बढ़कर एक इंसान समझा होता। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, पर एक सीख छोड़ जाती है। माता पिता होने का अर्थ सिर्फ जीवन देना नहीं, बल्कि उस जीवन को सम्मान और प्रेम का कवच देना भी है। जो ऐसा नहीं कर सकते, वे अपनी संतान के लिए माता पिता नहीं, बल्कि केवल एक कड़वी याद बनकर रह जाते हैं। अनन्या की यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वाभिमान से बढ़कर कोई धन नहीं होता। जो बेटियां अपने मायके की चौखट पर ठुकराई जाती हैं, वे अपनी मेहनत से खुद अपनी दुनिया खड़ी करती हैं। याद रखिए, माता पिता का घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि बेटी के प्रति उनके प्रेम और सम्मान से बनता है। जो माता पिता बेटी को बोझ समझते हैं, वे अंत में सिर्फ अपनी दौलत के साथ अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी बेटी का विश्वास खो दिया होता है। डिस्क्लेमर: ये कहानी मात्र एक काल्पनिक चित्रण है, जिसका उद्देश्य समाज में एक सकारात्मक संदेश देना है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी की निजी जिंदगी से कोई वास्तविक लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार की समानता महज एक संयोग मात्र है। यदि आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आप इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी कहानियां लाने का हौसला देता है जो रिश्तों की अहमियत को फिर से जीवित कर सकें।